नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग एनटीपीसी का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं, प्लेटफॉर्म बुक का। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 9 देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि 20 पारियों में एक बल्लेबाज का जो है औसत 41 है रन है। अगली पारी में उसने 41 रन बनाया, उसका नया औसत क्या हो जाएगा। पहले तो कुल रन जो है वो 20 पारियों में कितना था, तो 41 गुना 20 हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 4 दूनी 8 और ये हो गया 41 820 हो गया। अब जो 21वां पारी में जो बनाया वो कितना बनाया, 41 रन। तो इसमें जुट गया 820 अब प्लस 41, ये हो गया 1 4 2 6, ये 861। अब कह रहा है कि नया औसत क्या होगा, तो नया औसत बराबर हो जाएगा 861। अब पहले 20 पारी था, अब कितना हो गया 21 पारी हो गया। 21 पारी हो गया। तो अगर इसे करेंगे 21 गुना 41 तो कितना हो जाएगा, 1 हो गया 2 हो गया 4 ये हो गया 8, 861 हो रहा है। यानी 21 जो है वो कट जाएगा कितने बार में, 41 बार में। तो आंसर जो हमारा आ जाएगा कितना औसत आ जाएगा, 41 आ जाएगा। औसत जो है वो 41 रहे। नेक्स्ट है, एक आदमी 1800 मीटर लंबी सड़क को 6 मिनट में पार करता है, तो उसकी चाल की गणना कीजिए। क्या है, चाल की गणना कीजिए। तो आदमी की चाल बराबर हो जाएगा, आदमी की चाल जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1800 अब बटा 6 गुना 60। क्या है, तो ये सेकंड में ले आए हैं, 6 मिनट जो है उसे सेकंड में ले आए। तो ये कट गया, 6 तिया 18 30 है, 6 पचे 5, यानी 5 जो है वो मीटर पर सेकंड आ गया। यानी मीटर पर सेकंड में लाना है तो 5 हो जाएगा। आंसर जो हमारा होगा वो डी हो जाएगा। तीसरा नंबर प्रश्न कर रहा है कि यदि 10 गुना 8 प्लस 4 आर भागा 12 गुना 5 माइनस 5 गुना 2 के पावर क्यू बराबर 6 है, तो आर का मान जो है वो क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 10 इंटू 8 प्लस 4 आर बटा, जब इसे हल करेंगे तो ये कितना आ जा रहा है, वो आ जा रहा है 2 दूनी 4 4 दूनी 12 पचे 60, यानी ये 60 माइनस 2 दूनी 4 4 दूनी 8 5 गुना 8 बराबर कितना है, तो ये बराबर 6 है। यानी हो जाएगा यहाँ पर एक शून्य से एक शून्य कट गया, 8 प्लस कितना हो गया 4 आर बटा 6 माइनस 8 पचे 40 बराबर 6। तो यहाँ हो जाएगा 8 प्लस 4 आर बटा 6 बराबर ये हो जाएगा, यहाँ से ये 6 से गुना होके इस तरफ जब जाएगा तो ये हो जाएगा कितना 46। ये इस तरह भी 6 से गुना नहीं है, इधर कर देते हैं तो ये 46 हो गया। और ये 8 प्लस 4 आर बटा 6 46 है। ये हो जाएगा 8 प्लस 4 आर बराबर हो जाएगा 46 गुना 6, तो 4 आर बराबर हो जाएगा 276 माइनस 8 हो जाएगा। आर बराबर होगा 268 बटा 4 बराबर आंसर कितना आ जाएगा 67। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है कि संजय एक ही मापने वाले टेप का उपयोग करके 7000 मिलीमीटर 3850 मिलीमीटर और 12950 मिलीमीटर की लंबाई सटीक रूप से मापना चाहता है। मापने वाले टेप की अधिकतम संभव लंबाई क्या होगा। तो इन तीनों का जो है हमें क्या निकालना होगा, एचसीएफ अगर निकाल देंगे तो यही हमारा है जो आंसर हो जाएगा। तो अगर मान लें कि 7000 को तोड़ेंगे तो 7 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5 गुना 5 में टूटेगा। उसी तरह अगर 3850 को तोड़ेंगे तो ये 5 गुना 2 गुना 5 गुना 11 गुना 7 में टूटेगा। 12950 को तोड़ेंगे तो 5 गुना 2 गुना 5 गुना 7 गुना 37 में। तो इसमें देख रहे हैं कि जो इसमें 7 है, इसमें भी 7 है, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है। उसके बाद है 5 5, इसमें भी 5 5, इसमें भी 5 5 है। यानी हमारे पास हो गया इसमें भी 5 5, इसमें भी 2 और 7। तो एचसीएफ बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 5 गुना 5 गुना 2 गुना 7, यानी 350 मिमी हो जाएगा। यानी हो जाएगा 35 सेंटीमीटर हो जाएगा। सेंटीमीटर में पूछ रहा है, आंसर हमारा हो जाएगा वो कौन सा, बी हो जाएगा, चौथा के बी हो जाएगा। चलिए 5वां नंबर प्रश्न काफ़ी अच्छा प्रश्न है। एक दूध वाले के पास दूध और पानी के मिश्रण में 2 बर्तन है। पहले में जो है 2 बर्तन उसके पास है, पहले में जो है 80% जो है वो दूध है और दूसरे वाला बर्तन में जो है वो कितना है, तो वो है 50% जो है वो दूध है। अब कह रहा है कि उसे प्रत्येक बर्तन में से कितना मिश्रण लीटर मिलाना चाहिए ताकि 9 लीटर मिश्रण इस प्रकार प्राप्त हो जिसमें पानी और दूध का अनुपात जो हो
वो 1:2 हो, ये कह रहा है। तो चलिए, माना कि बर्तन ए में निकाले गए मिश्रण की मात्रा जो है x है, अब बर्तन बी में जो है यानी दूध से निकाले गए मिश्रण की मात्रा y है। अब कहता है x गुना 4/5 प्लस y गुना 1/2 बराबर 9 गुना 2/3 हो जाएगा। अब 2/3 क्या है कि यहाँ पर जो है पानी और दूध की मात्रा, दूध 2 है, कितने में, 3 में, 2 + 1 3 में है। तो ये हमारा कह रहा है यहाँ से हो जाएगा 8x + 5y बराबर 60। तो x बटा क्या हो जाएगा, x/5 अब प्लस y/2 बराबर 9 गुना 1/3। ये जो 60 है उसको इक्वेशन 1 मान लिए, तो x/5 प्लस y/2 बराबर 9 गुना 1/3। ये हो जाएगा 2x + 5y बराबर हो जाएगा 30। ये हो जाएगा दूसरा। अब समीकरण 1 को 2 से अगर हम घटा देंगे यानी यहाँ आ जाएगा 8x - 2x बराबर 60 - 30 यानी 6x बराबर 30। x बराबर हो जाएगा 5 लीटर। अब y बराबर होगा 30 - 10/5 बराबर 4 लीटर। यानी हो जाएगा हमारे पास कितना, 5 और 4 के रेशियो ए हमारा जो है वो हो जाएगा, क्या है, ए हो जाएगा। इसका एक और मेथड बन सकता है 80%, यानी दूध है तो 4/5 है, इसमें 50% एक में है तो ये 1/2 है। अब 9 लीटर मिश्रण में पानी और दूध की मात्रा कितना है, 1:2 है। तो दूध का भाग कितना हो जाएगा, दूध का जो भाग हो जाएगा वो 2/2 + 1 यानी कितना हो गया, 2/3 हो गया, क्या है, 2/3। तो पहला में जो है वो दूध कितना है, 4/5। दूसरा में दूध कितना है तो वह है 1/2। लाना कितना है, ये भी 2/3 में। तो यहाँ का है तिरछे तिरछे ये कर देते हैं, तो ये घटाने के बाद हो जाएगा 1/6, ये घटाने को हो जाएगा 2/15। यानी इसे लिख सकते हैं 5 और इसे कर सकते हैं क्या, तो है 4, क्योंकि 5 + 4 जो है वो 9 इकाई बराबर 9 लीटर। तो 1 इकाई बराबर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 1 लीटर। तो आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो कौन सा, 5:4 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि समानांतर पटरियों पर 2 रेलगाड़ियां एक ही दिशा में चल रही है। रेलगाड़ी ए 30 किलोमीटर पर घंटा की चाल से यात्रा करे और रेलगाड़ी बी 60 किलोमीटर पर घंटा की चाल से यात्रा करे। यदि रेलगाड़ी ए की लंबाई 400 मीटर और रेलगाड़ी बी को रेलगाड़ी ए को पार करने में 2 मिनट का समय लगता है, तो रेलगाड़ी बी की लंबाई कितनी है, ये निकालना है। जब दोनों रेलगाड़ी एक ही दिशा में चल रही है तो सापेक्ष चाल कितना हो जाएगा, सापेक्ष चाल जो हो जाएगा वो हो जाएगा 60 - 30 बराबर हो जाएगा 30 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। यानी इसको अगर मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से गुना करेंगे, 25/3 जो है वो मीटर पर सेकंड हो जाएगा। अब समय बराबर जो होता है दूरी बटा चाल, यानी 2 मिनट बराबर हो जाएगा कितना, 2 मिनट बराबर हो जाएगा 400 + L। 400 जो है एक रेलगाड़ी की लंबाई प्लस L बटा 25/3 यानी समय बराबर दूरी बटा चाल। ये हो जाएगा 120 गुना 25/3 बराबर 400 + L। ये 1000 बराबर हो गया 400 + L। L बराबर हो गया 1000 - 400 बराबर हो जाएगा 600 मीटर। क्या है, 600 मीटर हो गया बी की लंबाई। ए, बी और सी एक व्यवसाय शुरू किया है। ए, बी और सी ने एक व्यवसाय शुरू किया। ए की जो है वो क्या है, पूंजी सी की पूंजी का 7 गुना है और बी की पूंजी ए की पूंजी का 2 गुना है। यदि लाभ 7920 रुपया है तो सी का हिस्सा जो है वो क्या होगा। अब माना सी की पूंजी कितना है, सी की जो है वो पूंजी बराबर x है, ए की पूंजी कितना है 7x है, बी की पूंजी कितना है 14x है। ऐसा ये प्रश्न में है। तो ए बी सी का निवेश कितना हो गया, 7x अनुपात 14x अनुपात x हो गया, यानी 7:14:1 है। अब कह रहा है कि लाभ जो है सी का हिस्सा क्या होगा, तो सी का जो हिस्सा बराबर जो हो जाएगा 6920 में उसको 1 है, अब बटा कितना में 7 + 14 + 1 में, यानी 7920 बटा 22 बराबर हो जाएगा 360। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो ए हो जाएगा। 3 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 4, 8 और 9 से भाग देने पर कोई शेषफल नहीं बचेगा। क्या है, कोई शेषफल नहीं है। 4, 8 और 9 का जो है एलसीएम क्या हो जाएगा, तो एलसीएम हो जाएगा 72। अब 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 72 से अगर विभाजित करेंगे तो 3 अंक के सबसे बड़ी तो 999 होगा,
72 को भागा दे दीजिए 9 से, अगर मान लिया कि एक बार में किए तो ये हो गया कितना 72 हो गया, ये 7 आ गया, और ये हो गया कितना 9 में से 2 27 आ गया, फिर 9 उतारेंगे 3 बार में होगा, 3 6 सतिया 21 216, ये क्या हो गया 9 में से 6 गया, 3 7 में से 1 गया 6, और ये कट गया 63 बच जाता है। 9 में से 63 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 3, ये होगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि शेषफल नहीं होना चाहिए, पूरी कट जाना चाहिए, कोई शेषफल नहीं बचना है, तो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। किस बॉलीवुड अभिनेत्री को यूनिसेफ इंडिया का नेशनल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, करीना कपूर को। क्या है? करीना कपूर को नियुक्त किया गया है। यूनिसेफ की स्थापना जो है कब हुआ था? तो 1946 ईस्वी में किया गया था, और यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा राजनीतिक दलों को चंदा देने वालों के लिए सरकार द्वारा जारी इलेक्टोरल बॉन्ड को कब असंवैधानिक घोषित किया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 15 फरवरी 2024 को। क्या है? 15 फरवरी 2024 को। चुनावी बॉन्ड की घोषणा 2017 के केंद्रीय बजट में की गई थी और 29 जनवरी 2018 में लागू किया गया था। इलेक्टोरल बॉन्ड राजनीतिक दलों को चंदा देने का एक वित्तीय जरिया था। हर वर्ष अगस्त के दूसरे शनिवार के अलाप्पूझा के पास आयोजित की जाने वाली नेहरू ट्रॉफी प्रतियोगिता खाली स्थान श्रेणी में सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी और लोकप्रिय है, और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, नौका दौड़ में। क्या है? नौका दौड़ में नेहरू ट्रॉफी। क्या है? नेहरू ट्रॉफी। स्वतंत्र भारत में पहले मंत्रिमंडल 1947 में श्रम मंत्री कौन थे? श्रम मंत्री जो है वो कौन थे? इसका जो सही आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? बी, जगजीवन राम। क्या है? जगजीवन राम। जगजीवन राम जो थे वो कौन थे? श्रम मंत्री थे। अगर शिक्षा की बात करें तो शिक्षा के मंत्री थे अबुल कलाम आज़ाद। क्या है? अबुल कलाम आज़ाद। और खाद्य एवं कृषि कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद। क्या है? राजेंद्र प्रसाद जो थे वो खाद्य एवं कृषि थे, खाद्य एवं कृषि थे। सरदार जो है बलदेव सिंह जो थे वो क्या थे? तो ये रक्षा मंत्री थे। क्या है? रक्षा मंत्री थे। नेक्स्ट है मुद्रा की पूर्ति के उपाय अर्थात M1, M2, M3 और M4 इस क्रम में क्या दर्शाते हैं? और इसका आंसर हो जाएगा सी, तरलता का घटता क्रम दिखाते हैं। क्या है? तरलता का घटता क्रम दिखाते हैं। वर्ष 1977 में पूंजी की आपूर्ति पर गठित दूसरे कार्य समूह की अनुशंसाओं के आधार पर आरक्षित मुद्रा M0 के अलावा M1, M2, M3 और M4 को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रकाशित किया जा रहा है। क्या है? तब से किया जा रहा है, 1977 से किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिणी गंगा कहा जाता है? दक्षिणी गंगा कहा जाता है, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, गोदावरी को। दक्षिणी गंगा जो है वो गोदावरी को कहा जाता है। गोदावरी को वृद्ध गंगा या दक्षिणी गंगा भी कहा जाता है। गोदावरी नदी नासिक जिले के त्रंबका गांव की एक पहाड़ी से जो है वो निकलती है, और जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है, और ये दक्षिण भारत की सबसे जो है बड़ी नदी है। बेन गंगा, पेन गंगा, इंद्रावती, प्राणहिता, प्रवरा, सबरी आदि जो है इसकी सहायक जो है वो नदी है। नेक्स्ट है पन्नालाल घोष निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बांसुरी का। क्या है? पन्नालाल घोष बांसुरी वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है। पन्नालाल घोष एक लोकप्रिय बांसुरी वादक और संगीतकार थे जिनकी मृत्यु जो है 1960 ईस्वी में हो गई। पन्नालाल घोष को भारतीय शास्त्रीय बांसुरी के पायनियर के रूप में भी जाना जाता है, और इनका मूल नाम जो है वो क्या था? अमल ज्योति। क्या था? अमल ज्योति घोष था। अमल ज्योति घोष था। अगला है निम्न अक्षर श्रृंखला में आगे क्या होगा ये बताना है। तो बी से अगर डी गया है तो ये +2 है, डी से एफ गया +2, एफ से एच गया है +2, एच से +2 जाएगा तो हो जाएगा जे। क्या हो जाएगा? जे हो जाएगा। बी से जो है वो ई से जी गया है +2, जी से आई +2, आई से के +2, और के से +2 जो है एम होगा। क्या होगा? एम होगा। तो आंसर हमारा यही मिल जा रहा है, डी हो रहा है। निश्चित सांकेतिक भाषा में मुंबई को दिल्ली, दिल्ली को हैदराबाद, हैदराबाद को कोलकाता और कोलकाता को मुंबई लिखा जाता है। इंडिया गेट जो कहाँ है? दिल्ली में है, और दिल्ली को हैदराबाद कहा जा रहा है। क्या है? हैदराबाद। तो आंसर जो हमारा हो जाएगा 17 के बी हो जाएगा। एक है इंडिया गेट, ध्यान रखिएगा, एक है इंडिया गेट और एक है गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया, ये दोनों में काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है। इंडिया गेट जो है वो दिल्ली में है। क्या है? दिल्ली में है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है?
ये मुंबई में है। क्या है? मुंबई में। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द को उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। दर्जन में 12 होते हैं तो स्कोर जो है वो क्या होगा? तो आंसर जो हो जाएगा स्कोर 20 होते हैं। क्या है? जिस प्रकार एक दर्जन में 12 अंक होता है उसी प्रकार 20 वस्तुओं के समूह को स्कोर कहा जाता है। कथन एवं निष्कर्ष का प्रश्न है, गुणवत्ता का मूल्य टैग है। भारत शिक्षा के लिए बहुत सारी निधि आवंटित कर रहा है। भारत में शिक्षा की गुणवत्ता जल्द ही सुधर जाएगी। अकेले वित्त पोषण शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि कर सकता है। और इसका आंसर जो हो जाएगा न तो एक और न ही दो ही इसमें जो है अनुसरण कर रहा है। कथन है, क्या भारत जैसे विकासशील देश में करों को समाप्त किया जाना चाहिए? तर्क, नहीं। देश का विकास करने हेतु सरकार को कदम उठाने के लिए कर आय के अच्छे स्रोत है। हाँ, इन करों का उपयोग राष्ट्र के कल्याण के लिए नहीं किया जाता है। और इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। केवल तर्क एक जो है वो मजबूत है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक्स अपने शुरुआती बिंदु से 3 किलोमीटर चलता है, फिर वह दाएं मुड़ता है। कोई जो है अपनी प्रारंभिक स्थान यहाँ पर है, यहाँ से अपने एक्स जो है शुरुआती बिंदु से 3 किलोमीटर चलता है। उसके बाद वह दाएं मुड़ता है और आगे 8 किलोमीटर चलता है। कितना? 8 किलोमीटर चलता है। वह बाएं मुड़ता है और आगे चलता है, लेकिन उसे ध्यान में आता है कि वह उस दिशा के विपरीत दिशा में है जिससे उसे होना चाहिए था। उसने पूरब में चलकर शुरुआत की थी तो उसे किस दिशा में जाना था? यानी अब ये पूरब में ही जा रहा है, लेकिन उसे जाना कहाँ था? उसे जाना था पश्चिम। क्या है? पश्चिम। कह रहा है कि उसे ध्यान आता कि वह उस दिशा में से विपरीत दिशा में है जिसमें उसे होना चाहिए था। तो उसने पूरब में चलकर शुरुआत की थी तो उसे किस दिशा में जाना था? उसे जाना था पश्चिम। आंसर जो हो जाएगा 21 के सी हो जाएगा। क्या है? सी हो जाएगा। उस आकृति का चयन करें जो दूसरे शब्दों से भिन्न है। और इसका सही आंसर हो जाएगा 22 के सी हो जाएगा। तीसरा नंबर जो है वो भी है, जो भिन्न है, क्योंकि सभी आकृतियों का एक डिजाइन का जो है वो जल प्रतिबिंब है। इसका देखिए जल प्रतिबिंब, ये भी जल प्रतिबिंब है, ये भी जल प्रतिबिंब है, लेकिन इसका कोई भी है जल प्रतिबिंब नहीं है। आंसर होगा 3। भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा हरियाणा में किस स्थान पर नए नाभिकीय ऊर्जा रिएक्टर स्थापित किए जा रहे हैं? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, गोरखपुर। क्या है? हरियाणा के गोरखपुर में 2 नए नाभिकीय ऊर्जा रिएक्टर स्थापित किए जा रहे हैं। यह स्थल हरियाणा के फतेहाबाद जिला में स्थित है। दोनों रिएक्टर जो हो गए 2 गुना 700 मेगावाट क्षमता के होंगे। क्या है? 700 मेगावाट क्षमता के होंगे। निम्न में से कौन सा जो है पहला अंतरिक्ष यान था जिसने सफलतापूर्वक मंगल की कक्षा में प्रवेश किया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मेरिनर 9। क्या था? मेरिनर 9 पहला अंतरिक्ष यान था जिसने सफलतापूर्वक मंगल की कक्षा में प्रवेश किया था। मेरिनर 9 30 मई 1971 को यूएसए के नासा अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा भेजा गया था। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? इनमें से कौन सा कथन जो है वो गलत है? तधातुएं धनायन बनाती है, ये गलत है। जो तत्व धातुओं की भांति व्यवहार नहीं करती है अधातु कहलाती है। अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन बनाने की क्षमता रखता है, धनायन बनाने का नहीं। अधातु की आवर्त सारणी में दाईं ओर रखा गया है। क्या है? दाईं ओर। अधातु ऋणायन बनाती है, विद्युत का कुचालक होते हैं। अधातु या अम्लीय ऑक्साइड बनाती है, ये सही है। आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। एक गहना 3 बार बेचा गया और कुल मिलाकर इसके मूल्य में 80% की वृद्धि हुई। पहला विक्रेता क्रमशः 20% का लाभ अर्जित करता है और दूसरा विक्रेता 25% का लाभ अर्जित करता है। तीसरे विक्रेता द्वारा अर्जित लाभ का प्रतिशत क्या होगा? तो यहाँ पर है ना, माना कि गहना का कीमत मान लीजिए 100 रुपया। अब तीसरे विक्रेता द्वारा अर्जित लाभ जो है, लाभ तीसरे वाला के, तो ये हो जाएगा x%। क्या है? x%। प्रश्न में करा कि शुरुआत वाला तो क्या है कि 80% का 3 बार जो बेचा गया कुल मिलाकर लाभ, तो 180/100 हो जाएगा। क्या? 180/100, तो काट देंगे, ये 180 आएगा। लेकिन पहला वाला ने क्या लिया? 120/100 जो है 20% का लाभ है। दूसरा कितना लिया? 25% का बटा 100। और तीसरा कितना लिया? तो तीसरा जो लिया 100 प्लस x हो जाएगा, जितना परसेंट वैल्यू है बटा 100 बराबर होना चाहिए 180/100 का है, तो ये 100 कट गया है। आंसर जो हमारा ये हो जाएगा 180 बराबर 120 गुना 125/10,000 और गुना जो हो जाएगा 100 प्लस x हो जाएगा। क्या है? 100 प्लस x हो जाएगा। जब इसे और सॉल्व करेंगे तो 100 प्लस x बराबर हो जाएगा 180 गुना 10,000 अब बटा 12 गुना 125 यानी 120। x बराबर हो जाएगा 120 माइनस 100 बराबर 20%। क्या है?
20%। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो बी हो जाएगा। क्या है? बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक बंद लकड़ी का बक्सा बाहर से 10 सेंटीमीटर लंबा, 8 सेंटीमीटर चौड़ा, 6 सेंटीमीटर ऊंचा है। यदि लकड़ी की मोटाई 0.5 सेंटीमीटर है तो बक्सा बनाने के लिए आवश्यक लकड़ी का जो है वो आयतन कितना होगा? तो बक्से की बाहर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो है 10, 8 और 6 है। लकड़ी की मोटाई जो है 0.5 सेंटीमीटर है, तो बक्सा की आंतरिक लंबाई होगा 10 माइनस 0.5 गुना 2 बराबर 9 सेंटीमीटर। उसी तरह चौड़ाई भी होगा आंतरिक, तो ये भी होगा कितना? तो 8 में से 1 घटा दीजिए, 7 हो जाएगा। ऊंचाई की बात करें तो ये हो जाएगा 6 माइनस 0.5 गुना 2 यानी 5, ये भी 1 घट जाएगा, 5 होगा। अब बक्सा बनाने के लिए आवश्यक लकड़ी का जो आयतन हो जाएगा वो हो जाएगा 10 गुना 8 गुना 6, बाहर का जो है आयतन माइनस अंदर का 9 गुना 7 गुना 5, यानी हो जाएगा 480 माइनस 315 हो जाएगा 165 सेंटीमीटर क्यूब। आंसर जो हमारा हो जाएगा कौन सा? सी हो जाएगा। अगला है 28 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि 12 के पावर 35 और 3 के पावर 12 और 4 के पावर जो है 12 का चतुर्थ समानुपाती जो है वो क्या होगा? यानी ये x हो जाएगा, यहाँ पर ये समानुपाती है, तो हो जाएगा 12 के पावर 35 बटा 3 के पावर 12 बराबर हो जाएगा 4 के पावर 12 बटा x हो जाएगा। बस इसी को हल करना है। x बराबर जो यहाँ हो जाएगा 12 के पावर 4 के पावर 12 गुना 3 के पावर 12, अब बटा हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा 12 के पावर 35, यानी ये हमें लिख सकते हैं 4 गुना 3 जो है 4 तिया के 12, 12 के पावर 12 बटा 12 के पावर 35, ये घट जाएगा ऊपर जाके, यानी 12 के पावर 12 माइनस 35, ये हो जाएगा 12 के पावर माइनस 23। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि एरिन अकेले किसी काम को 6 दिनों में करती है, सेल्वी 8 दिनों में करती है। एरिन और सेल्वी ने 7200 रुपये में काम हाथ में लिया और केविन की मदद से उन्होंने 3 दिन में पूरा किया, तो केविन को कितना वो पैसा चुकता करेगी? तो यहाँ पर जो है एरिन है वो 6 दिनों में पूरा कर देते हैं, सेल्वी कितने में? 8, और तीनों जो है मिलकर क्या है? मिलकर कितने दिनों में? तो 3 दिनों में। ये सबका जो है एलसीएम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 48। यही जो है कुल कार्य है। क्या है? कुल कार्य है। इसकी क्षमता जो है कितना है? 8 है, 6 है और 16 है। अब केविन जो है, केविन का कार्य 1 दिन में कितना है? तो हो जाएगा 16, तो तीनों के मिल के उसमें से जो घट जाएगा 8 प्लस 6 का, यानी 16 माइनस 14 बराबर 2 यूनिट। क्या है? 2 यूनिट। तो 3 दिन काम चला, 3 दिन में कितना करा? 2 गुना 3 यानी 6 यूनिट वो काम किया है। अब पैसा जो है 7200 रुपया जो है वो 48 यूनिट का है, तो 6 यूनिट का गुना कर देते हैं, ये हो गया 6 पचे 30 और क्या है 8 छक्का 48, 8 से करें 900, यानी आंसर जो हमारा हो जाएगा 29 के ए हो जाएगा। 30 की बात करते हैं कि साइन स्क्वायर 20 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 70 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस सेक 60 डिग्री का मान किसके बराबर होगा? तो यहाँ पर लिख सकते हैं साइन 20 डिग्री प्लस कॉस जो है कॉस स्क्वायर 20 डिग्री माइनस 1 प्लस 2, साइन स्क्वायर 20 प्लस कॉस स्क्वायर 20 बराबर 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 प्लस 2 यानी 2 हो जाएगा। आंसर हमारा ए हो जाएगा। त्रिभुज ए बी सी सम है त्रिभुज आर क्यू पी और पी क्यू बराबर 10 सेंटीमीटर, क्यू आर बराबर 12 सेंटीमीटर तथा आर पी बराबर 18 सेंटीमीटर। यदि आर्क त्रिभुज पी क्यू आर बराबर एरिया त्रिभुज पी क्यू आर अनुपात एरिया त्रिभुज ए बी सी बराबर 9/4 है, तो ए बी किसके बराबर है? तो यहाँ पर जो हो जाएगा वो हो जाएगा, अगर त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज आर क्यू पी का, तो ये हो जाता है अंडर रूट एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटा एरिया ऑफ त्रिभुज आर क्यू पी बराबर होगा ए बी बटा आर क्यू, ये परिमेय से होता। तो √4/9 बराबर ए बी बटा 12, ए बी बराबर हो जाएगा 2 गुना 12/3 बराबर 8 सेंटीमीटर। आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। ये जो फार्मूला आया है वो परिमेय से आया है। 20x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 1 बराबर 0 है, तो 25x स्क्वायर प्लस 1/16x स्क्वायर का जो है वो मान क्या हो जाएगा? तो 20x स्क्वायर प्लस 1 बराबर 30x लिख सकते हैं, और इसे लिख सकते हैं 1/4x इंटू 20x स्क्वायर प्लस 1/30
30x/4x, यानी 4x है दोनों तरफ से जो है डिवाइड किए दिए। क्यों किए हैं? इधर 5x + 1/4x के होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 15/2 के होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा कितना? 25x² + 1/16x² प्लस 2 × 5x × 1/4x बराबर कितना हो जाएगा? 225/4 हो जाएगा। यानी ये हो जाएगा 25x² + 1/16x² बराबर 225/4 - 5/2, यानी हो जाएगा 53.3/4 हो जाएगा। आंसर जो हो जाएगा 32 का सी हो जाएगा। क्या है? 32 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, दी गई आकृति में त्रिभुज पी क्यू आर में अंकित एक वृत्त अपनी भुजाओं पी क्यू क्यू आर और आर पी को क्रमशः बिंदु एस टी और यू को स्पर्श करता है। यदि पी क्यू बराबर 15 सेंटीमीटर, क्यू आर बराबर 10 सेंटीमीटर, आर पी बराबर 12 सेंटीमीटर है, तो पी एस क्यू टी और आर यू की लंबाई हमें ज्ञात करना है। क्या है? ज्ञात करना है। तो यहाँ पर दिया हुआ है पी क्यू जो है, कहाँ पर? पी क्यू बराबर 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। पी क्यू बराबर 15 सेंटीमीटर है, क्यू आर बराबर 10 सेंटीमीटर है, पी आर बराबर 12 सेंटीमीटर है। तो यहाँ कर देते हैं, अगर मान लिया कि ये एक्स है, ये जेड है, ये भी जेड है, ये बाई है, ये एक्स है और ये बाई सब सेंटीमीटर में है। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स प्लस बाई बराबर क्या हो जाएगा? 15, ये 1 हो जाएगा। बाई प्लस एक्स बराबर 10, ये 2 हो गया। और जेड प्लस एक्स बराबर हो गया कौन सा? ये 12, ये हो गया 3rd हो गया। अब जोड़ने पर होता है 2 × x + y + z बराबर 37, x + y + z बराबर कितना हो जाएगा? 18.5। इक्वेशन तो एक हमारे पास ये आ जाएगा। उसके बाद जो समीकरण 1 2 3 4 है, इन सबसे हमें निकलता है तो पी एस बराबर जो है x बराबर 18.5 - 10 बराबर 8.5 आता है। क्यू टी बराबर होता है y बराबर 18.5 -12 बराबर 6.5, और एक और जो आएगा वो आर यू बराबर जो आ जाएगा वो 18.5 - 15 बराबर 3.5 सेंटीमीटर। आंसर जो हो जाएगा 33 के कौन सा? बी हो जाएगा। फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था? और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, देवराय सेकेंड के शासनकाल में आया था। कब से कब तक चला था देवराय के शासनकाल? तो 1422 से लेकर 1446 ईस्वी तक जो चला था। और फारसी ईरानी राजदूत अब्दुल रज्जाक ने विजयनगर राज्य की यात्रा की थी। इसके अनुसार विजयनगर विश्व का सबसे शानदार नगर था। भारत के पहले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक प्रथम बैंक का मुख्यालय किस राज्य में था? सही जवाब हो जाएगा डी, उत्तर प्रदेश में था। आरबीआई का प्रथम बैंक कार्यालय मुरादाबाद में खोला गया था। और भारत के पहले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक प्रथम बैंक का मुख्यालय उत्तर प्रदेश राज्य में था। ग्रामीण बैंक की स्थापना जो है वो कब हुआ है? तो 2 अक्टूबर 1975 ईस्वी को हुआ था। धन विधेयक पेश किया जाता है सकता है, धन विधेयक जो है वो पेश किया जा सकता है। और इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन ए, केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। कहाँ किया जा सकता है? तो केवल लोकसभा में। भारत का सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन है? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो सकता है? 36 के तो ए हो जाएगा कि धन विधेयक पेश किया लोकसभा में। अब भारत का सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जो है वो हो जाएगा ग्रेट रन ऑफ कच्छ। क्या है? ग्रेट रन ऑफ कच्छ है, जो कितना में फैला हुआ है? 12,454 वर्ग किलोमीटर में है। भारत का दूसरी सबसे बड़े बायोस्फीयर रिजर्व मन्नार की खाड़ी है। भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जो है वो नीलगिरी की स्थापना 1986 में हुई थी। अगला है, भारत ने सितंबर 2024 में किस देश के साथ सेमीकंडक्टर क्षेत्र के लिए साझेदारी की है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिंगापुर के साथ है। क्या है? सिंगापुर के साथ। भारत का स्वच्छ जलीय कृषि मत्स्य उत्पादन विश्व में कौन सा स्थान है? और इसका आंसर हो जाएगा बी, दूसरे स्थान पे है। क्या है? दूसरे स्थान पे। गुआम द्वीप पर किस देश का प्रशासनिक नियंत्रण है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमेरिका का है। क्या है? गुआम 1950 में आधिकारिक तौर पर अमेरिका का हिस्सा बना है। गुआम में अमेरिकी नेवी का एक जो है बेस भी है। गुआम द्वीप प्रशांत महासागर के दक्षिणी क्षेत्र में स्थित है और विश्व के सबसे बड़े द्वीप ग्रीनलैंड पर डेनमार्क का प्रशासनिक जो है वो नियंत्रण है। क्या है? डेनमार्क का नियंत्रण है। अगला है 41 नंबर प्रश्न, यदि किसी कोड में मास्टर को इस तरह लिखा जाता है, उसी कोड में डांसर को किस प्रकार लिखा जाएगा? और इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर देखते हैं, MASTER, मास्टर को लिखा गया है TBNSFU लिखा गया है। यानी यहाँ देख रहे हैं कि
एस से जो है एक प्लस करके टी है, ए से बी है, एम से एन है, आर से टी है, टी से यू है, ई से एफ है, जो है प्लस एक एक करके है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, डांसर। क्या हो जाएगा, डांसर जो है वो को लिखा जाएगा किस प्रकार, DANCR, डांसर। डांसर के लिखा जाएगा, आप यहाँ पर कर दीजिए ओ, यहाँ पर कर दीजिए बी, यहाँ पर ई, क्योंकि डी का एक प्लस करके ई हो जाएगा, और इसी तरह ए का प्लस बी हो जाएगा, और एन का जो प्लस में है वो ओ हो जाएगा। इसी तरह CER को लिखना है, तो यहाँ पर एस होगा, यहाँ पर एफ होगा, यहाँ पर डी होगा। आंसर जो हमारा आ जाएगा वो डी हो जाएगा। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, कितने त्रिभुज है, आंसर जो हो जाएगा ए 32 त्रिभुज है। कितना, 32 त्रिभुज है। इसे किस तरह है, काउंट कर लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 कर लीजिएगा। 8 गुना 2 यानी 16 त्रिभुज हो गया, इसमें भी 16 त्रिभुज हो गया, 32 त्रिभुज तो हमें मिल गया। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो ए हो जाएगा। दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें, उस संख्या का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह की जगह आ सकती है। यहाँ पर देख रहे हैं कि 42 गुना 18, 42 गुना 18 इन दोनों को किया जाए, अब भागा 3 से डिवाइड किया जाए, तो 42 गुना 6 बराबर कितना हो जाएगा, 252 हो जाएगा, जो हमारा आंसर आ रहा है। दूसरा अगर इसी तरह देखेंगे तो दूसरा क्या है, 37 गुना 24 बटा 3 बराबर 37 गुना 8 बराबर 296। तीसरा में उसी तरह है, प्रश्नवाचक चिन्ह गुना 36 बटा 3 बराबर 540, प्रश्नवाचक चिन्ह बराबर 540 गुना 3 बटा 36 बराबर हो जाएगा 45। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किसी विशिष्ट कूट भाषा में डार्क को इस तरह लिखा जाता है, साउंड को ये लिखा जाता है, तो उसी भाषा में टॉक्सिक को कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले देखना है कि डार्क किस पैटर्न पे लिखा हुआ है। तो ये लिखा हुआ है डार्क का CBQJ, डी से जो है वो सी गया, यानी -1, 1 से +1, आर से -1 और के से जो है -1 किया है। क्या है, ये सब जो है -1 है, ये तीनों डी से -1 करके सी किया, ए से +1 है, आर से -1 है और के से जो है -1 है। चलिए साउंड को देख लेते हैं, SOUND, इसे किया गया है RPVMC। यहाँ पर है एस से -1 है, ओ से +1 है, यू से +1 है, एन जो है एम है, यहाँ पर एम से क्या किया गया है, एम साउंड एन है, एन को किया गया है एम प्लस एम नहीं -1 किया गया है, और डी से -1 किया गया है। इस दोनों से ये पता चल रहा है कि वॉवेल में जो है, वॉवेल में +1 कर रहा है और कॉन्सोनेंट में क्या कर रहा है, -1 कर रहा है। तो उसी तरह टॉक्सिक से टी जो है वो कॉन्सोनेंट है, -1 करेंगे, एस हो जाएगा, ओ जो है वॉवेल है, +1 करेंगे, पी हो जाएगा, एक्स -1 करेंगे, आई में +1 करेंगे, और जे में जो है आदि सी में -1 करेंगे, तो SPWJB हो जाएगा। आंसर जो हमारा आ जाएगा वो कौन सा आ जाएगा, सी आ जाएगा। 45 नंबर प्रश्न है, कथन एवं निष्कर्ष का कि कोई भी दरवाजा खिड़की नहीं है, कोई भी दरवाजा खिड़की नहीं है, यानी एक बड़ा सा ये है खिड़की, ये और ये अलग जो है वो दरवाजा है। क्या है, दरवाजा है। उसके बाद कोई भी रैक दरवाजा नहीं है, कोई भी रैक जो है वो दरवाजा नहीं है, यहाँ पर जो हो जाएगा वो क्या होगा, रैक होगा। सभी अलमारियां खिड़की है, सभी अलमारियां जो है वो खिड़की है, तो खिड़की के अंदर होगा क्या, अलमारियां। अब कुछ अलमारियां रैक है, गलत है। कोई भी अलमारी दरवाजा नहीं है, सही है। कोई भी रैक खिड़की नहीं है, ये गलत है। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ए, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। अगला प्रश्न है ब्लड रिलेशन का, सलोनी कार्तिक के इकलौते बेटे की बेटी है। कोई जो है सलोनी है, सलोनी जो कार्तिक के इकलौते बेटे की बेटी है। यहाँ यह हो जाएगा कौन सा, कार्तिक के इकलौते बेटे, क्या है, इकलौते बेटे के क्या है, बेटी है। उसके बाद कह रहा है कि निरुपमा जो है वो दीपक की माँ है। निरुपमा जो है, यहाँ पर लिख दीजिए, निरुपमा जो है वो क्या है, वो दीपक की माँ है। माँ है किसकी, दीपक का, क्या है, दीपक का। उसके बाद प्रश्न में कह रहा है यामिनी के इकलौते बेटे अंकित की शादी निरुपमा से हुई है। अब कोई जो है यामिनी है, यामिनी है, उसके इकलौते बेटे की शादी निरुपमा से हुई है, यानी निरुपमा से हुई है।
यानी निरुपमा जो हो गई यामिनी के बहू हो गई। चलिए, कार्तिक दीपक के दादा है। कार्तिक जो है वो दीपक के दादा है, यानी जो है दीप इकलौते बेटे तो कोई है यहाँ पर, और वो कह रहे हैं कि निरुपमा जो है, निरुपमा माँ है किसके, दीपक के, और दीपक के दादा कार्तिक है, यानी जो उनके इकलौते बेटे से शादी हुआ है दीपक की माँ के, ये जो दोनों पति पत्नी है, तभी तो वो दादाजी हो गए। उसके बाद कह रहे हैं कार्तिक जो है दीपक के दादा है, और यामिनी के इकलौते बेटे अंकित की शादी निरुपमा से हुई है। तो यामिनी की जो इकलौते बेटे वो किससे शादी हुई है, तो ये अंकित से। तो अंकित यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि कार्तिक दीपक के दादा हो गए, यानी निरुपमा की शादी अंकित से हुआ है। यामिनी के जो है इकलौते बेटे, तो ये क्या है, इकलौते ये बेटे हो गए, तो ये दोनों भी पति पत्नी हो गए। क्या है, पति पत्नी हो गए। अब यहाँ प्रश्न में पूछ क्या रहा है कि कार्तिक का अंकित से क्या संबंध है। कार्तिक का अंकित से, तो ये अंकित के पिता हो गए कार्तिक, तो आंसर हो जाएगा कौन सा, बी हो जाएगा, 46 का जो है बी। अगला प्रश्न है कि 7 मित्र सुभी, प्रिंस, केतन, विशाल, महिमा, क्रिस और नैतिक एक गोल मेज के परिध है, इसके केंद्र की ओर अपने पीठ करके बैठे हुए हैं। यानी यहाँ पर जो है 7 लोग बैठे तो है, लेकिन वो केंद्र की ओर मुख नहीं किए हुए हैं। केंद्र की ओर क्या किए हुए हैं, वो पीठ किए हुए हैं, केंद्र की ओर जो है वो पीठ किए हुए हैं। इस तरह अगर 7 कर देते हैं, 7 लोग के बैठने की जगह, और जो मुंह है वो किधर है, बाहर की ओर है। क्या है, सबके बाहर की ओर है, पीठ जो है वो केंद्र की ओर है। क्या है, केंद्र की ओर। चलिए, सुभी प्रिंस की दाईं ओर ठीक बगल में बैठे हुए हैं। अगर मान लिया कि यहाँ पर प्रिंस है, तो इसकी जो दाईं ओर हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, सुभी हो जाएगा। क्या है, सुभी हो जाएगा। नैतिक और क्रिस विशाल की बाईं या दाईं ओर ठीक बगल में नहीं बैठे। विशाल प्रिंस के बाएं से तीसरे स्थान पे है, प्रिंस के बाएं से तीसरे स्थान पे है, तो यहाँ पर हो जाएगा विशाल। क्या है, विशाल। अब यहाँ पर तो जो है वो क्रिस और क्या है, नैतिक नहीं बैठा होगा, तो यहाँ पर होगा या तो क्रिस होगा या नैतिक होगा, या यहाँ पर भी हो सकता है क्रिस या नैतिक में से कोई हो सकता है। अब क्या रहा है, विशाल प्रिंस के बाद तीसरे स्थान में, महिमा विशाल के दाईं ओर ठीक बगल में बैठी हुई है, यानी महिमा यहाँ पर बैठी हुई है। प्रिंस की दाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन बैठे, प्रिंस की दाईं ओर तीसरे स्थान पर थे, 1 2 और तीसरे स्थान पर थे। यहाँ जो होगा वो तो केतन बच गया था, तो केतन ही होगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 47 का जो है वो बी हो जाएगा। उस अजैव कारक की पहचान कीजिए जिसके परिणाम स्वरूप भंडारण हानि होती है। आंसर हो जाएगा सी, नमी। क्या है, वो है नमी के कारण। नीचे उल्लेखित सूची को विषाणु जनित रोग की पहचान करें, और इसका जो आंसर हो जाएगा वो विषाणु जनित में हो गया कौन सा, सेकेंड, जो खसरा हो गया और डेंगू, ये जो दोनों है वो विषाणु से होता है। क्या है, विषाणु से होता है, तो आंसर हो जाएगा कौन सा, डी हो जाएगा, डी। जब हम पहाड़ पर ऊपर चढ़ते हैं तो क्या होता है, सही जवाब होता है तापमान और दाब दोनों जो है वो घटते हैं। क्या है, घटते हैं। इस तरह का ग्राफ बनता है कि अगर मान लिया कि यहाँ मंडलीय दाब है, और यहाँ जो है पृथ्वी से ऊंचाई की बात करते हैं, पृथ्वी से ऊंचाई की बात करते हैं, तो जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगा दबाव जो है वो घटेगा। दी गई तालिका को अध्ययन करें और प्रश्न का उत्तर दें कि 6 छात्र ABCDEF द्वारा 5 विषयों में जो है वो प्राप्तांकों का प्रतिशत इस तरह है। तो विज्ञान में C, D और F के छात्रों द्वारा प्राप्तांक कुल अंक, विज्ञान, हिंदी और सामाजिक अध्ययन में छात्र B द्वारा प्राप्त कुल अंकों की कितनी प्रतिशत जो है वो अधिक है। तो यहाँ पर कहा कि विज्ञान में C, D और F के द्वारा प्राप्तांक कुल अंक कितना है, तो है 85 प्लस 75 और प्लस 65 का कितना है, 80%, 80%, यानी 225 गुना 80%, ये हो जाएगा 180। और छात्र बी द्वारा विज्ञान, हिंदी और सामाजिक अध्ययन में प्राप्तांक कुल अंक कितना हो गया, 80 गुना 75% अब प्लस 68 गुना 75% अब प्लस हो जाएगा 100 गुना 49% बराबर 60 प्लस 51 प्लस 49 बराबर 160। अब 20% बराबर हो जाएगा 180 माइनस 160 बटा 160 गुना 100, ये हो जाएगा 12.5%। आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा, सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ब्याज की गणना वार्षिक और अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है, तो प्रतिवर्ष 20% की दर
12,000 की राशि 18 महीने में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा। यानी यहाँ पर जो है दर दिया हुआ है 20%। ये अगर वार्षिक कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 20/100 यानी 1/10 हो, 1/5 हो जाएगा। क्या है, 1/5 हो जाएगा। और अगर मान लिया कि दर जो है वो अर्धवार्षिक कैलकुलेट करेंगे तो ये 10% हो जाएगा। ये 10/100 ये हो जाता है 1/10 होता है। ये अर्धवार्षिक कैलकुलेट होता है तब। समय जो है यहाँ पर समय है 18 माह, 18 माह यानी 1.1/2 वर्ष, 1.5 वर्ष। अब हमें क्या करना है, वार्षिक अर्धवार्षिक के चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात करना है। प्रश्न में ये कह रहा है। तो वार्षिक का जो है, वार्षिक का CI निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर ये मूलधन है, ये मिश्र धन है। अगर मूलधन ये वाला चलेंगे दर, अगर मूलधन पहले साल का, क्योंकि 1.5 साल का है, तो अगर मूलधन 5 है तो मिश्र धन 6 हो जा रहा है। उसके बाद दूसरे 6 माह में क्या है, मूलधन जो हो जाता है वो 10 हो जाता है, तो फिर ब्याज हमारा 11 होता है। दोनों के गुना करेंगे, ये 50 है और ये 66 है। अंतर दोनों का कितना है, तो ये 16 का है। अब मूलधन जो हमारा दिया हुआ है 12,000, क्या है 12,000, ये कितने गुना है, 240 गुना है। इसे भी 240 गुना कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 3840। क्या है, 3840 रुपया आ गया। पहला तो हमारा CI आ गया। अब है अगर अर्धवार्षिक कैलकुलेट होगा तो ये वाला लगेगा, और जो समय है वो 18 माह है यानी 3 छमाही लगेगा। यानी अगर ये 10 है तो ये हो जाएगा 11, फिर ये 10 है तो ये 11, ये 10 है तो ये 11, ये हो जाएगा 3 छमाही का हो गया। ये 1000, 13,331 हो गया, 13,331 ही हो गया। ये 13,000 करें, 1300 हो जाएगा, ये होगा 1331 हो जाएगा। ये 11 गुना 11 गुना 11 1331 है, ये 1000। अब ये दिया हुआ है मूलधन कितना, 12,000, यानी गुना जो है वो 12 से है। इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 331। ये CI है, 331 गुना 12 अगर करिएगा तो ये आ जाएगा कितना, तो ये हमारा आ जाता है 3972, 3972 आ जाता है। अब एक CI ये आया, एक CI ये आया, बस इन दोनों में जो डिफरेंस होगा वो हमें निकाल देना होगा। तो डिफरेंस करेंगे तो हो जाएगा 132। आंसर जो हमारा आएगा वो C आ जाएगा। चलिए 53 नंबर प्रश्न पे चलते हैं कि बार ग्राफ एक सप्ताह के विभिन्न दिनों में मॉल A और मॉल B में आने वाले लोगों की संख्या को दर्शाता है। सप्ताह के अलग अलग दिनों में मॉल A और B में आने वाले लोगों की संख्या को दर्शाने वाला ग्राफ के बाद हमें क्या देखना है कि शनिवार, गुरुवार, शनिवार, रविवार के तीनों दिनों को मिलाकर को मॉल में A में आने वाले लोगों की कुल संख्या का, इन तीनों दिनों को मिलाकर मॉल B में आने वाले लोगों की कुल संख्या का अनुपात क्या हो जाएगा। यहाँ पर कह रहा है गुरुवार, शनिवार, रविवार के मॉल A में आने वालों की संख्या हो गया 460 प्लस 1280 अब प्लस 1500 यानी 3240। गुरुवार, शनिवार और रविवार के मॉल में B में आने वाले लोगों की संख्या तो ये है 750 प्लस 1100 अब प्लस 1350 बराबर 3200। अब दोनों का रेशियो निकालेंगे A बटा B का, ये होगा 3240 बटा 3200, ये हो जाएगा 81/80। क्या है, 81/80। आंसर हमारा हो जाएगा A हो जाएगा। क्या है, A। tan 240 डिग्री का मान कितना होगा, tan 240 तो लिख सकते हैं tan 240 डिग्री बराबर tan 180 डिग्री प्लस कितना हो जाएगा 60 डिग्री, यानी हो जाएगा tan 60 डिग्री बराबर √3। आंसर हो जाएगा ऑप्शन C। तो यहाँ पर जो होता है tan थीटा बराबर होता है tan 180 डिग्री प्लस थीटा। क्या है, tan थीटा बराबर 180 डिग्री प्लस थीटा होता है। निम्नलिखित को सरल करना है। यहाँ पर देख लीजिए AQ है, यहाँ BQ है, और यहाँ पर A² माइनस AB प्लस जो है B² दिख रहा है। जब इसे आप हल कीजिएगा तो ये आ जाएगा किस फॉर्म में आ जाएगा, ये फॉर्म में आ जाएगा AQ माइनस BQ बटा A² माइनस AB प्लस B², यानी इसको लिख सकते हैं A प्लस B इंटू A² माइनस AB प्लस B² बटा ये A²
माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये दोनों कट जाएगा तो ए प्लस बी आएगा, यानी 762 प्लस 316 कितना हो गया 1078। आंसर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए 56 नंबर प्रश्न कर रहा है कि आर चलने की चाल की तुलना में दुगनी चाल से जॉगिंग करता है और जॉगिंग की तुलना में दुगनी चाल से दौड़ता है। अपने घर से ऑफिस तक वो आधी दूरी चलकर जो है वो तय करता, अपने घर से ऑफिस तक वो आधी दूरी चलकर तय करता है और शेष जॉगिंग करके। वह अपने ऑफिस से घर आते समय आधी दूरी जॉगिंग करके और शेष दूरी दौड़कर तय करता है। घर से ऑफिस तक और ऑफिस से वापस घर आने तक के पूर्ण चक्कर में उसकी औसत चाल जो है कितनी है। अगर उसके कार्यालय और घर के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है और वह 5 किलोमीटर पर घंटा की चाल से जो है वो चलता है, तो आर की जो है वो चाल कितनी है 5 किलोमीटर पर आवर। फिर जॉगिंग करते हुए कितना हो जाता है, तो ये 10 किलोमीटर पर आवर हो जाता है। दौड़कर कितना हो जाता है, तो दौड़कर हो जाता है 10 गुना 2 बराबर 20 किलोमीटर पर आवर। अब अपने घर से ऑफिस तक जाते समय हो ना 5 किलोमीटर को वो करता है 5 किलोमीटर पर आवर से अधिक करता है, अब फिर 10 किलोमीटर पर आवर से, क्योंकि आधा जॉगिंग में जाता है। औसत चाल क्या हो जाएगा, औसत औसत जो है वो चाल हो जाएगा 2 गुना 5 गुना 10 बटा 5 प्लस 10 यानी 20/3 किलोमीटर पर आवर। आने वक्त भी क्या करता है कि आता है वो 10 के स्पीड से जॉगिंग करके, फिर बाद में जाता है 20 के स्पीड से दौड़कर घर पहुंचता है। तो यहाँ पर औसत चाल जो हो जाएगा, औसत चाल वो हो जाएगा कितना 2 गुना 20 गुना 10 बटा 20 प्लस 10, ये हो जाएगा 40/3 हो जाएगा। अब घर से ऑफिस तक और ऑफिस तक वापस घर आने के पूर्ण चक्कर में उसके औसत चाल क्या हो जाएगा, तो हमारे पास दो औसत चाल निकल गया, एक ये निकल गया और एक ये निकल गया, क्या है ये। अब दोनों का ये औसत निकाल लेते हैं, तो 2 गुना 20/3 गुना 40/3 अब बटा 20/3 प्लस 40/3, जब इसे हल कीजिएगा 80/9 आएगा, क्या आएगा 80/9। आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न तालिका भारत के 8 विभिन्न राज्यों में वार्षिक वर्षा की मात्रा के इंच में दर्शाती है। कितने राज्यों के तुरंत बाद के वर्षों में वार्षिक वर्षा की मात्रा में वृद्धि लगातार जो है वो 2 बार देखी गई है। अगर मान लिया कि ये 80 में हुआ है तो 85 या 86 जो है 2 बार देखा गया। अगर मान लिया कि 70 में है तो 74 75 2 बार लगातार देखा गया। अगर 96 है तो 96 97 98 लगातार 2 बार जो है बढ़ोतरी देखा गया, क्या है वृद्धि दिखा गया। यहाँ पे भी 67 68 70 जो है वो बढ़ोतरी देखा गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 59 60 61 जो है वो बढ़ोतरी देखा गया है। तो हमें देखते हैं तो 5 राज्य जो है वो क्या है टी ए एम के और आर में वार्षिक वर्षा की मात्रा में वृद्धि लगातार 2 बार देखी गई है। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्या है ए हो गया। एक व्यक्ति के वेतन 50% में कमी की गई और बाद में 50% की वृद्धि की गई, उसके वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी की गई, तो परसेंटेज परिवर्तन बराबर हो जाएगा, परसेंटेज परिवर्तन बराबर पहले 50 का जो कमी हो गया और बाद में 50 का जुड़ गया, तो ये हो जाएगा। इस तरह का एक शतक्रमागत निकाल सकते हैं, ये -25% हो जाएगा, यानी कमी जो किया गया वो 25% की कमी किया गया। आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। यानी पहला प्रश्न इससे भी हो सकता है। दूसरा बनेगा किससे कि मान लिया कि व्यक्ति का वेतन जो है वो 100 रुपया, 50% की कमी की गई 50% की, अब वेतन इसका कितना हो गया, तो ये हो गया 50 रुपया। अब उसके बाद 50% की वृद्धि की गई, इसमें 50 में 50% की वृद्धि अगर किया गया तो ये 25 रुपये की वृद्धि, यानी 50 से कितना हो गया 25 और 75 हो गया। पहले तो 75 अब हो गया, पहले 100 था, अब कमी कितना हो गया 25 का, यही परसेंटेज का है। आंसर हो जाएगा बी। भारत के निम्नलिखित में किस राज्य में बोनालू पर्व मनाया जाता है, बोनालू, आंसर हो जाएगा डी, तेलंगाना में मनाया जाता है। यह एक पारंपरिक हिंदू त्योहार है जो देवी महाकाली पर केंद्रित है। तेलंगाना के अन्य त्योहार जो है वो है बथुकंपा, मेदाराब यात्रा और दशहरा, ये सब जो है महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है, कौन सुमेलित नहीं है, पिक्को आंदोलन जो है वो पी हेगड़े सुमेलित है, चिपको आंदोलन एस.एल. बहुगुणा सुमेलित है, नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है मेधा पाटेकर सुमेलित है, शांति घाटी आंदोलन बाबा आमटे ये सुमेलित नहीं है। शांति घाटी आंदोलन का नेतृत्व करता जो थे कौन थे, तो सुगाथा, क्या है सुगाथा कुमारी, सुगाथा कुमारी थी, सुगाथा
था, सुगाथा कुमारी थी। बाबा आमटे का संबंध आनंद वन आश्रम से है, जो कुछ कुष्ठ रोगियों के लिए समर्पित रहा है, कुछ ने कुष्ठ रोगियों के लिए समर्पित रहा है। अगला है निम्नलिखित पर विचार करें, उपरोक्त गांधीवादी आंदोलन का सही कालानुक्रम जो है वो क्या है ये बताइए। तो यहाँ पर हो जाएगा कि गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था कब हुआ था, तो 1917 में हुआ था। गांधी जी का हमदा मिल 1918 में हुआ था। खेड़ा आंदोलन जो भी है कब था, 1918। रॉलेट एक्ट आंदोलन जो है 1919 हुआ है, क्या है 1919। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा 61 के ए हो जाएगा। इनमें से किसने नस्लीय भेदभाव के विरुद्ध संघर्ष करने हेतु नटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना की थी, और इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, महात्मा गांधी। क्या है, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस तथा महात्मा जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहकर संबोधित किया था। भारत के संबंध में निम्न में से कौन सी प्रजाति या श्रेणी सही है, और इसका आंसर हो जाएगा ग्रेट हॉर्नबिल असुरक्षित है, ये जो है वो सही है। रेड डाटा बुक के सूची में प्रजातियों की उनकी संख्या में गिरावट तथा भौगोलिक क्षेत्र में उनकी स्थिति के आधार पर जो है वो वर्ग में बांटा गया है। उसमें ग्रेट हॉर्नबिल को असुरक्षित माना गया। काला हिरन जो है वो दुर्लभ, बारी कबूतर, लुप्तप्राय, एशियाई हाथी, स्थानिक में जो सही है वो कौन सा है, वो ए है। प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया? प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, रिकन यामामोटो। क्या है, रिकन यामामोटो। जापानी वास्तुकार रिकन यामामोटो को प्रतिष्ठित प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार का विजेता घोषित किया गया। इसे अक्सर आर्किटेक्चर नोबेल जो है वो कहा जाता है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस ग्रह पर तरल पानी का एक भंडार खोजा है, और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, मंगल पे। क्या है, मंगल पे खोजा है। चलिए, कथन जो कह रहा है कि श्री एक्स की रैंक कक्षा में ऊपर से 15वां है, ऊपर से जो है कक्षा में क्या है 15वां रैंक है, 15वां है। तो श्री एक्स की रैंक कक्षा से नीचे, श्री एक्स का रैंक कक्षा में नीचे से 26वां है, नीचे से क्या है ये 26वां स्थान पे है। प्रश्न का अब पूछ रहा कि कक्षा में छात्रों की कुल संख्या कितनी है। अगर ये दोनों है स्टेटमेंट तो मिलकर आंसर जो है वो देने के लिए पर्याप्त है, क्योंकि इससे पता चल जाएगा कि ये 14 यहाँ है और ये है 25 यहाँ पर खुद एक है। तो 14 और 25 प्लस 1 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 15, 15 30 40 बच्चे हैं। तो ये प्रश्न देने के लिए दोनों ये सही है। अगला है 6 डब्बे हैं, एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ में व्यवस्थित किया गया है, किंतु इनका इसी क्रम में होना अनिवार्य है। बी को ऊपर से दूसरे स्थान मिला है, यानी बी यहाँ मिला है, एक स्थान अभी भी खाली है। चलिए कर देते हैं, 3 4 5 6 स्थान है। अब कह रहा है कि केवल डी को ए और बी के बीच में रखा गया है, ए और बी के बीच में जो है वो डी को रखा गया है। तो बी तो फिक्स है, तो यहाँ पर ए रखेंगे तो यहाँ डी हो जाएगा। चलिए, ई डी के नीचे किसी एक स्थान पे है, ए के डी के नीचे किसी एक स्थान पे, तो ये तो यहाँ पर है, ये है ई, या तो हो सकता है यहाँ पर या हो सकता है यहाँ पर, सबसे नीचे या सेकंड नीचे। और ई और डी के बीच केवल एक डिब्बा रखा गया है, ई और डी के बीच में, तो यहाँ पर ई होगा क्योंकि ये तो ऑलरेडी रखा गया है, यहाँ पर हो जाएगा ई रखा गया है। एफ सबसे निचले स्थान पर नहीं है, यानी एफ ऊपर हो गया, तो नीचे सबसे कौन हो गया, सी हो गया। तो कह रहा है कि कौन सा डिब्बा नीचे से दूसरे स्थान पे है, तो हमारा ई जो है वो दूसरे स्थान पे हो जाएगा बी। गुना का अर्थ जो माइनस, भागा का अर्थ है प्लस, प्लस का अर्थ है भागा और माइनस का अर्थ है गुना। 125 माइनस 50 भागा 10 प्लस 20 गुना 4 का मान क्या हो जाएगा। तब प्रश्नानुसार अगर चिन्ह बदलेंगे तो 125 गुना 50 प्लस 10 अब भागा 20 माइनस 4, जब इसे सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6246.5। आंसर जो हो जाएगा वो बी होगा। अगला प्रश्न है कि यदि शब्द बैंकिंग के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षर का स्थान जो है अपरिवर्तित रहेगा। बैंकिंग, BACKING, अगर इसे करेंगे अल्फाबेटिकली लिखेंगे तो ये होगा ABCGIKN। यहाँ पर देख रहे हैं कि किसका चेंज नहीं, एक तो सी का चेंज नहीं हो रहा है, आई का जो है वो चेंज नहीं हो रहा है, 2 का चेंज नहीं हो रहा है। आंसर हो जाएगा ए। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। तो 473 से अगर 464 गया है तो ये हो रहा है -9, क्या है -9।
464 से 448 -16 हो रहा है, तो -9 जो है वो क्या हो जा रहा है, 3 के स्क्वायर, -16 4 के स्क्वायर, अगला बार 5 के स्क्वायर -25 हो जाएगा, यानी 448 -25 हो जाएगा 423। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो बी हो जाएगा। एक निश्चित कूट भाषा में अर्थ एंड सन को इस तरह लिखा जाता है, सन एंड स्टार को इस तरह लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में स्टार को कैसे लिखा जाएगा, तो स्टार को जो लिखा जाएगा वो हो जाएगा 6 है, 6S। आंसर जो है वो डी हो जाएगा। यदि शब्द हेरिंग के प्रत्येक अक्षर का अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षर को स्थान अपरिवर्तित रहेगा। तो अगर मान लें कि HEARING को लिखे हैं किसमें, लिखे हैं AEGHINR, यानी ये हो जाएगा सेम हो रहा है, और एक कुछ आई भी सेम है और एन भी सेम है, तो आंसर हमारा हो जाएगा 3, क्या है, डी हो जाएगा। क्रोम, सफारी और अपेरा के बीच क्या समानता है, ये सभी क्या है, तो ये सभी जो है वेब ब्राउजर है। आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। वेब ब्राउजर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसका प्रयोग वर्ल्ड वाइड पर रखी वेब पेज या जानकारी तक पहुंचने के लिए किया जाता है। एक नया ईमेल कंपोज करने की प्रक्रिया में प्राथमिक प्राप्तकर्ता का ईमेल एड्रेस इंटर करने का समान स्थान कौन सा होता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा टू फील्ड। क्या होता है, टू फील्ड, जहां पे लिखा हुआ है वहां पर जो है वो पाने वालों का ईमेल पता है, फ्रॉम मतलब भेजने वाला का ईमेल पता है, सीसी मतलब कार्बन कॉपी भेजने वाले का ईमेल पता है, अब बीसीसी वह ईमेल पता है जिसे मैसेज ब्लाइंड कार्बन कॉपी के रूप में भेजना है। चलिए, प्रोकैरियोटिक्स में निम्न में से किसका अभाव होता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। प्रोकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया का अभाव होता है। ये प्रारंभिक कोशिकाएं हैं, इनमें अविकसित केंद्रक होते हैं। अगला प्रश्न है कि यदि 5 + 2√3 बटा 2 - √3 बराबर x + y√3 है तो x y का जो है मान निकालना है। तो यहाँ पर ऊपर नीचे जो है 2 + √3 से गुना कर दीजिए, यानी 5 + 2√3 इंटू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 + √3 अब बटा 2 - √3 इंटू 2 + √3 बराबर हो जाएगा x + y√3। जब इसे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 10 + 4√3 + 5√3 + 6 अब बटा हो जाएगा 4 - 3, ये हो जाएगा x + y√3। जब इसे और सॉल्व करेंगे तो 16 + 9√3 हो जाएगा बराबर x + y√3 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए x बराबर 16 हो गया, y बराबर 9 हो गया, √3 आप से रहने दीजिए, हो जाएगा x बराबर 16 और y बराबर 9। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। एक खंबे को 3 भागों में विभाजित किया गया है, इसका पहला भाग जो है वो क्या है, पहला भाग पूरे खंबे का 1/4 के बराबर है, दूसरा भाग पहले भाग के 4/8 के बराबर है, और तीसरा भाग 10 मीटर है। उस खंबे की लंबाई हमें ज्ञात करना है। तो माना कि खंबे की जो है वो लंबाई कितना है, लंबाई बराबर x मीटर है। पहला भाग को क्या मिलता है वो देखिए, तो पहला भाग को है x के 1/4 मिलता है, x/4 हो गया, क्या है, x/4। अब उसके बाद क्या है, दूसरा को क्या मिलता है, दूसरा भाग को मिलता है x/4 के कितना 4/8 भाग, यानी x/8 मिलता है। और तीसरा का कितना मिलेगा, तीसरा के x - x + 4 + x/8, यानी ये हो जाएगा कितना, x - 3x/8, और ये बराबर कितना है, 10 मीटर जो है वो दिया हुआ है। क्या है, तीसरा का भाग जो है पूरी लंबाई दिया हुआ है 10 मीटर। जब सॉल्व करेंगे तो x का जो मान आ जाएगा 16 मीटर आ जाएगा। क्या है, 16 मीटर आ जाएगा। तो खंबे की लंबाई आ गया कितना, 16 मीटर आ गया। अगला है, राकेश के पास केवल 2 और 5 मूल्य के सिक्के हैं। यदि उसके पास कुल 60 सिक्के हैं और उसके पास मौजूद कुल धनराशि 240 है तो क्रमशः 2 और 5 के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तब माना कि 2 के मूल्य के सिक्के जो कितना है, x है, तो 5 के मूल्य के सिक्के कितना हो जाएगा, 60 - x हो जाएगा। अब कह रहा है 2 × x + 5 × 60 - x बराबर कितना हो जाएगा, 240, यानी x जितना सिक्का होगा 2 रुपये का वो गुना हो जाएगा, 5 का जितना होगा ये गुना करके 240 के बराबर होना चाहिए। यहाँ से हल कर दीजिए, 2x + 300 - 5x बराबर ये हो जाएगा 240, तो 3x बराबर 60, x बराबर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो आंसर हमारे आ गया कि 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 20 है और 5 रुपये के सिक्कों का आंसर जो है 40 है। आंसर होगा सी होगा। एक छोटा लड़का एक ध्वज खंड से कुछ दूरी पर खड़ा है,
जब वह ध्वज को देखता है तो उसकी आंखों से जो है वो ध्वज के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि ध्वज खंड की ऊंचाई 30 फुट है तो ध्वज खंड से लड़के की दूरी कितना है। यानी हमारे पास ये है ध्वज खंड है, यहाँ से यहाँ पर बी पर कोई लड़का खड़ा है, ये सी है, ये ए है, यहाँ से ये क्या करता है, ये अगर देखता है तो ये कितना है 60 डिग्री, क्या है ये 60 डिग्री कर 60 उन्नयन को। यदि ध्वज खंड की ऊंचाई 30 फुट है, ध्वज खंड की ऊंचाई जो है 30 फुट है, ये जो है 30 फुट है। माना कि ऐसी एक ध्वज खंड है जिसकी ऊंचाई 30 फुट है तो √3 इकाई हो जाएगा ना, √3 इकाई बराबर 30 हो जाएगा। तो 1 इकाई बराबर कितना हो जाएगा 10√3 हो जाएगा। तो दूरी बराबर जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 10√3, क्योंकि 1 इकाई ये 2 इकाई ये √3 हो जा रहा है। क्यों है, यहाँ पर जो है ये 60 डिग्री दिया हुआ है। चलिए, यदि एक श्रेणी का बहुलक उसके माध्य से 9 अधिक है तो उसके बहुलक और माध्यिका का अंतर ज्ञात कीजिए। 79 नंबर प्रश्न का आंसर जो है ए होगा। तो आइए अंतर निकालते हैं। माना कि माध्य जो है वो क्या है, माध्य बराबर x है, तो बहुलक बराबर क्या हो जाएगा, बहुलक बराबर हो जाएगा x + 9। तो बहुलक का जो हम लोग को फार्मूला एक जानते हैं 3 × माध्यिका, 3 × माध्यिका -2 × माध्य, 3 × माध्यिका -2 × माध्य। यहाँ से हमें क्या निकाल लेना होगा, यहाँ से निकाल लेते हैं माध्यिका। तो माध्यिका बराबर हो जाएगा फार्मूला, माध्यिका बराबर फार्मूला हो जाएगा बहुलक, बहुलक +2 × माध्य बटा 3 हो जाएगा। यानी x + 9 + 2 × x अब बटा हो जाएगा कितना 3, x बराबर आ जाए x + 3 आ जाएगा कितना, बहुलक माध्यिका बराबर x + 3 आ जाएगा। बहुलक और माध्यिका के बीच अंतर कितना हो जाएगा, तो अंतर है x + 9 -x + 3, माइनस माइनस में रहेगा, ये हो जाएगा 6। तो आंसर हमारा कौन सा आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 81 नंबर प्रश्न कह रहा है कि यदि अल्फा और बीटा समीकरण 6x² + x - 15 बराबर 0 के मूल है, जहां अल्फा ग्रेटर देन बीटा है, तो अल्फा माइनस बीटा का मान क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें तो निकालना होगा अल्फा और बीटा का मान निकालना होगा, ठीक है ना, अल्फा और बीटा का। तो 6x² + x - 15 है, इसको लिख सकते हैं 6² + 10x - 9x - 15 = 0। यहाँ से क्या होगा, 2x कॉमन ले लीजिए, 3x + 5 हो जाएगा, -3 कॉमन ले लीजिए, 3x + 5 हो जाएगा = 0। x का मान निकल के आ जाएगा 3/2 और -5/3, यानी ये अल्फा आ गया और ये जो है वो बीटा आ गया। अब अल्फा माइनस बीटा निकाल देना है, 3/2 -5/3 बराबर होगा 9 + 10/6, ये होगा 19/6। आंसर हो जाएगा सी। दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या 3 से विभाज्य नहीं है, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए 713 नहीं है। 3 से विभाज्य होने के लिए अंकों का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए। एक चतुर्भुज के कोणों का अनुपात 2, 5, 7, 10 है। चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण और सबसे छोटे कोण का अंतर हमें ज्ञात करना हो। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का जो योग होता है वो कितना होता है, वो 360 डिग्री होता है, और ये जो है इतना यूनिट बराबर क्या हो गया 360। तो हमारे पास जो आ जाएगा कितना, 5 2 7 10 14 10 24 यूनिट, यानी जो हमारे पास है 24 यूनिट बराबर हो गया 360। और सबसे बड़े कोण और सबसे छोटे कोण का अंतर यानी 10 - 2 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, तो ये तो था 360/24 था 1 यूनिट के, तो 8 यूनिट का कितना, 10 - 2 यूनिट यानी 8 यूनिट का हो जाएगा। 8 तिया 24, 1 2 0 120 डिग्री हो जाएगा, क्या है 120 डिग्री। यानी यहाँ पर देखिए कि 24 यूनिट का जो मान है वो कितना 360 है। तो 10 - 2 8 यूनिट के निकालने के लिए क्या करना, 360/24 गुना 8 वही क्या गया 120। भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम के तहत वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी लागू किया गया है, और इसका सही आंसर हो जाएगा सी 101। जीएसटी का पूरा नाम है गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, और इसका जो होता है जीएसटी का पंजीकरण संख्या वो कितना डिजिट का होता है, ये भी कई बार पूछा जाता है, 15 डिजिट का होता है। एशिया का एक बड़ा सदाबहार पेड़ बरगद के पेड़ का वैज्ञानिक नाम क्या है, जिसके तने वायवीय जड़ों के समान होते हैं, और इसका आंसर हो जाएगा फिकस बेगालेसिस। क्या है, फिकस बेगालेसिस। इनमें कौन अलीपुर बम षड्यंत्र में शामिल था, आंसर हो जाएगा डी अरविंद घोष। कौन था, अरविंद घोष एवं वरिंद्र कुमार घोष था।
अरविंद घोष के बारे में कहा जाता है कि ये गर्म दल के पहले नेता थे जिन्होंने बाद में समय में क्रांति का रास्ता अपना लिया था। अगला है, अंग्रेजों द्वारा अंतर्देशीय उत्प्रवास अधिनियम कब लागू किया गया? अंग्रेजों द्वारा अंतर्देशीय उत्प्रवास अधिनियम कब लागू किया गया? और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 1859 में लागू किया गया था। 1859 में अंतर्देशीय उत्प्रवास अधिनियम पारित किया गया था, जिसमें मजदूरों को बिना अनुमति के चाय बागानों को छोड़ने की अनुमति नहीं थी। धीरे धीरे कई मजदूरों बागान छोड़कर जाने लगे, तब अंग्रेज अधिकारी उन्हें पकड़कर जबरदस्ती काम करवाते थे। अगला है, किस भारतीय नेता के जन्म दिवस 11 नवंबर को हर वर्ष राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद। नेक्स्ट प्रश्न है कि अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किया गया था? और इसका आंसर हो जाएगा ए, 1936 ईस्वी में किया गया था। स्वामी सहजानंद सरस्वती भारत में सबसे बड़े किसान नेता थे और एनजी रंगा आंध्र प्रदेश के सबसे बड़े किसान नेता थे। 11 अप्रैल 1936 को अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना लखनऊ में की गई, जिसके स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष और एनजी रंगा जो है वो महासचिव नियुक्त किए गए। टूसू पर्व निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का फसल उत्सव है? और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, झारखंड। क्या है? झारखंड। टूसू पर्व अघन माह के पौष माह के अंतिम दिन यानी मकर संक्रांति पर आयोजित होने वाला एक लोक जो है वो उत्सव है। यदि 22 सितंबर 1982 को बुधवार है तो 7 दिसंबर 1991 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? तो सबसे पहले हमें 22 सितंबर 1982 से चलना है कहां तक? 22 सितंबर 1991 तक। इसमें संख्या जो हो जाएगा 9 का अंतर हो रहा है, प्लस 2 जो है वो लीप ईयर लग रहा है, 2 लीप ईयर, यानी कितना हो गया? 11। 11 भागा 7 करेंगे तो 4 जो है वो शेषफल बचेगा, 4 शेषफल बचेगा। ये 4 शेषफल जो है जोड़ देना है किसमें? तो अगर बुधवार है तो प्लस 4 हो गया, ये हो गया रविवार। क्या है? रविवार। अब हमें 22 सितंबर आ गया है, 22 सितंबर आ गया है 1991 में। अब यहाँ से चलना है कहाँ तक? तो 7 दिसंबर तक, 7 दिसंबर 1991 तक। तो यहाँ से जब देखते हैं विषम दिनों के, तो सितंबर जो है वो 30 माइनस 22 अगर घटा देंगे तो 8 दिन सितंबर का आता है, सितंबर का, जिसमें एक विषम दिन होता है। अक्टूबर 31 दिन के तो 3 विषम दिन होगा, नवंबर 30 दिन के तो 2 विषम, और दिसंबर कितना है? 7 दिन का है तो 0। 3 2 5 1 6 आ गया, 6 यानी हमारे पास विषम दिन आ गए। तो रविवार और ये आगे ही है तो प्लस 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा शनिवार। क्या है? शनिवार। आंसर हमारा आ जाएगा बी। अगला प्रश्न है कि उस विकल्प का चयन करें जो आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा है। तो यहाँ पर 144 को 12 लिख सकते हैं, 49 को 7, क्योंकि सबको अंडर रूट करेंगे तो ये हो जाएगा, ये 6 है। 12 7 और 6 जोड़ते हैं तो ये 25 आ रहा है। ये कितना है? 900, ये 23 है। 23 का जो होता है, 23 का 961 होता है, 31 का होता है। 23 का तो 529 होगा ये। तो ये 31 हो रहा है, ये 16 हो रहा है और ये 11 हो रहा है। 31 16 11 जोड़ते हैं तो ये 58 आ रहा है। देखिए 31 16 11 6 2 8 3 2 5 58 आ रहा है। तो प्लस इसे भी जोड़ना है, 23 है, 196 14 का है। तो 23 प्लस 14 प्लस x बराबर कितना होना चाहिए? 42 होना चाहिए। तो x बराबर हो जाएगा 42 माइनस 23 माइनस जो है 14 आ जा रहा है, 5 आ रहा है। तो 5 के जो है स्क्वायर लिखना है तो 25। आंसर हमारा हो जाएगा बी। कथन एवं निष्कर्ष का प्रश्न है, कुछ खिलाड़ी जो है वो गायक है। अगर मान लिया कि ये खिलाड़ी है तो ये जो है वो क्या है? गायक है। क्या है? गायक है। सभी गायक जो है वो लंबे है, सभी गायक जो है वो क्या है? तो ये हो जाएगा लंबे है। क्या है? लंबे है। कुछ खिलाड़ी लंबे है, बिल्कुल ये सही है। सभी खिलाड़ी लंबे है, ये गलत है। आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। क्या है? डी। यदि किसी निश्चित कूट भाषा में फैशन को इस तरह लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में प्रॉब्लम को कैसे लिखा जाएगा? तो यहाँ पर देखिए FASHION लिखा है और ये किस तरह लिखा हुआ है? FOIHSAN से लिखा हुआ है। यानी यहाँ पर जो है F को जो है यही रहने दिया है और N को भी यही रहने दिया है। अब चेंज क्या किया गया है? A को यहाँ ले गया है, S को यहाँ ले गया है, H को यहाँ, I को यहाँ, O को यहाँ, यानी किनारे वाला दोनों को है जो फिक्स ही रखने दिया। अगर प्रॉब्लम की बात है तो P तो P रह जाएगा, M जो है यहीं पर रह जाएगा। तो PM का जो है ऑप्शन वो 2 में आ रहा है, ये दोनों तो ऑलरेडी 3 में आ रहा है। अब देखना है, चेंज करना है। R यहाँ हो जाएगा, O हो जाएगा, B हो जाएगा, L होगा, E होगा।
यानी हमारे पास हो जाएगा PELBORM, आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित श्रेणी में अनुपस्थित अक्षर समूह ज्ञात करना है। यहाँ से जो है जेड से जो है वो क्या जा रहा है, एक्स जा रहा है, जेड से एक्स जो है -2 जा रहा है, तो 22 से डब्ल्यू भी -2 जा रहा है। उसी तरह अगर मान लिया कि एक्स से देख रहे हैं यू, तो ये -3 जा रहा है, डब्ल्यू से टी देख रहे हैं तो -3 है। अगला क्या होगा, -4 होगा। यू से -4 करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या होगा, क्यू ए का आएगा, और टी से जो -4 करेंगे तो ये हो जाएगा पी, यानी हमारा डी जो है वो सही आंसर है। इस प्रश्न के कथन के बाद 2 निष्कर्ष दिए गए, उन निष्कर्षों को चुने जो तार्किक रूप से सर्वाधिक उपयुक्त है। तार्किक रूप से जो है वो सर्वाधिक उपयुक्त है। तो कथन को अच्छे से देखिए और निष्कर्ष में देखिए कि जेड ग्रेटर देन बाई है या नहीं। जेड और बाई में हमें संबंध देखना है। यहाँ पर है तो कह रहा है कि जेड जो है बराबर है ओ का, क्या है, ओ का है, यानी यहाँ पर अगर जेड रखेंगे तो जेड ग्रेटर देन बाई आएगा, बिल्कुल आएगा। तो आंसर जो है पहला तो ये हमारा ये सत्य है। दूसरा सी लेस देन ओ, सी लेस देन ओ नहीं आएगा, आंसर हो जाएगा बी। केवल निष्कर्ष एक उपयुक्त है, क्या है, एक उपयुक्त। अगला प्रश्न है कि दी गई आकृति में कितनी सीधी रेखाएं हैं, कितनी जो है वो सीधी रेखाएं हैं। तो ये जो हो जाएगा 14 सीधी रेखाएं हैं, क्या है, 14 सीधी रेखाएं। यानी मान लिया कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है और ये 8 है। उसके बाद ये हो जाएगा 9 है, ये 10 है, 11 है, 12 है, एक लंबा वाला 13 है और एक इधर वाला 14 है। आंसर हो जाएगा 14। निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है, कौन सा जोड़ा जो है वो गलत है। तो रामसर सभा वायु प्रदूषण का ये गलत है। क्योटो प्रोटोकॉल जल वायवीय परिवर्तन सही है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन रिक्तीकरण सही है। रियो सभा धारणीय विकास ये भी सही है। रामसर सभा जो है नम भूमि के संरक्षण के लिए विश्व स्तरीय प्रयास है। भविष्य के लिए झीलों एवं नम भूमि यानी आर्द्र भूमि का संरक्षण इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य है। जो पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रयास कब हुआ था, तो 1971 ईस्वी में हुआ था। आमतौर पर वर्णांधता यानी कलर ब्लाइंडनेस क्या है, और इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा, तो एक आनुवांशिक प्रकृति है, क्या है, आनुवांशिक प्रकृति है। आंकड़ा संचरण को सामान्यतः किस इकाई से मापा जाता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, बिट्स प्रति सेकेंड का, बिट्स प्रति सेकेंड से मापा जाता है। और 1 बाइट बराबर जो होता है 8 बिट्स, क्या होता है, 8 बिट्स। 1 किलो बाइट बराबर होता है 1024 बाइट्स, क्या है, 1024 बाइट्स। एक कभी कभी पूछा जाता है 1 निबल बराबर क्या होता है, तो ये 4 बिट्स होता है, क्या है, 4 बिट्स होता है। आंसर हो जाएगा ए। ये था रेलवे एनटीपीसी का प्रैक्टिस सेट। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।